ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के लिए जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे आप लोग सबको इजी हो जाए और जो हिस्ट्री का डर है वो थोड़ा थोड़ा मैं कम कर सकूँ। इसमें हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे कि कैसे नेशनलिज्म यूरोप में फैला, और उस पॉइंट्स के थ्रू हम लोग याद रखेंगे फुल चैप्टर को। मैं कोशिश करूंगा जैसे ये चैप्टर लर्न करने में और समझने में आप लोगों को हेल्प हो। तो पहले हम लोग पूरा जो चैप्टर है उसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। पकड़ लो, आप लोग 5 पॉइंट्स में क्लियर कर लो कि 5 पॉइंट क्या क्या है जिस पॉइंट से हम लोग पूरा चैप्टर समझेंगे। तो पहला तो पॉइंट जो है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसका इफेक्ट, कैसे फ्रांस यहाँ पे लीडिंग कंट्री बनता है, पूरे यूरोप में वो लिबर्टी, फैटर्निटी और नेशन स्टेट का आइडिया फैलाता है, और पूरे कंट्रीज, बाकी सब कंट्रीज यूरोप का कैसे उस फ्रांस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फ्रांस एकदम डेमोक्रेसी के करीब आने के बाद भी फिर से वहाँ पे नेपोलियन रूल करता है, और फिर नेपोलियन कैसे यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को अपने अंडर में लेता है। फिर नेपोलियन को बाकी सब कंट्रीज़ मिलके हराते हैं, और उसके बाद फिर से कैसे फ्रांस में मोनार्कियल सिस्टम वापस आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे थर्ड पॉइंट में कि रोमांटिज्म यूरोप में कितना इंपॉर्टेंट था। रोमांटिज्म की वजह से यूरोप में फिर से नेशन स्टेट का आइडिया आया। लिबरल्स लोगों का थिंकिंग समझेंगे, कैसे लिबरल्स लोग नया ग्रुप बनाए, मिडिल क्लास लोग नया ग्रुप बनाए, और मिडिल क्लास लोग ग्रुप बना के फिर से फ्रांस में और बाकी सब यूरोप में डेमोक्रेसी लाने का कोशिश करता है। स्पेशली पहले तो नेशन स्टेट आता है, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आता है। मतलब पहले यूरोप बटा हुआ था मोनार्कियल सिस्टम में, मतलब अलग अलग राजा लोग अलग अलग जगह में रूल कर रहे थे। तो बहुत सारे सिमिलर नेशन, सिमिलर आइडेंटिटिकल पीपल जो थे, जो लोग सेम आइडेंटिटी फॉलो करते थे, वो लोग भी अलग अलग राजा के अंडर में थे। तो यहाँ पे वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि अपने आप को जो सिमिलर आइडेंटिज्म फॉलो करते थे वो लोग चाहते थे एक अपना नेशन बना लें, और वो नेशन कैसे बनता है हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसके लिए मेनली हम लोग 5 पॉइंट याद रखेंगे। मैं पीडीएफ में डालूंगा 5 पॉइंट। पहला होगा फ्रेंच वॉर, मतलब फ्रेंच वॉर नहीं, इसमें हम लोग बोलेंगे कि द इफेक्ट ऑफ फ्रांस ऑल ओवर द यूरोप। सेकेंड पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियनिक वॉर और नेपोलियन का इम्पैक्ट, और राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड लिबरल्स थर्ड में पढ़ेंगे। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रोमांटिक कल्चर पूरे देश को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुम लोगों को पता है पोलैंड में और बाकी सब कंट्री में बहुत सारा नेशनल सॉन्ग्स था, लैंग्वेज था जो रोमांटिज्म को फैलाता है, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट तो हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग और 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला होगा लैंग्वेज का ग्रुप जो हम बोल रहे थे, लैंग्वेज एथनिटी फैक्टर। लास्ट में कैसे बाकी सब नेशन अपने आप यूनाइटेड होते हैं। तो ये 5 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पहला फ्रांस का इफेक्ट, तो उसको भी हम लोग पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे फ्रांस का इफेक्ट को, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट करने वाले थे, या फिर फ्रांस का इम्पैक्ट नेशनलिज्म इन यूरोप में, मतलब यूरोप में फ्रांस का क्या इफेक्ट था, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर आप फ्रेडरिक सॉरी भी थोड़ा समझा दीजिए, जो पहला पेज में दिया हुआ है तुम लोगों को। तो फ्रेडरिक सॉरी एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। वो 4 लगातार सीरीज निकाले थे, और उसमें वो एक यूटोपियन वर्ल्ड को इमेजिन किए थे कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा वर्ल्ड इमेजिन किए थे। 1848 में वो ये पब्लिश किए थे, और 4 जो पेज निकला था प्रिंट सीरीज, वो 4 पेज सीरीज में वहाँ पे वो अलग अलग इमेजिन किए थे। मेनली वो दिखाए थे इस पेज सीरीज में कि बहुत सारे कंट्रीज लोग, उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज तब एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, जिनको वो बोले हैं कि डेमोक्रेटिक बोले हैं। हाँ, डेमोक्रेटिक बोले हैं, सोशल रिपब्लिक बोले हैं, ठीक है। सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक बोले हैं। ये सोशल डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक और जो डेमोक्रेटिक बोले हैं, ये सारे कंट्रीज लोग थे। मेनली अमेरिका, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एट्सेट्रा, बहुत सारे कंट्रीज थे। वो लोग सबको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट दे रहे थे। एक लंबा लाइन जा रहा था, ओके। तो उस लाइन के थ्रू वो सारे कंट्रीज लगातार जा रहे थे। वहाँ पे लीडिंग कंट्री था अमेरिका, अमेरिका के बाद फॉलो कर रहा था जर्मनी और बाकी सब अदर नेशन स्टेट्स। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में तो
ह्यूमन बींग्स का राइट्स है, राइट्स ऑफ मैन जो बोलते हैं, और एक हाथ में एनलाइटनमेंट का टॉर्च है। तो उसके थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि रिपब्लिक पूरे कंट्रीज होना चाहते हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज मीन्स रेस्पेक्ट पे कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पैर के पास या अर्थ में जो भी एब्सोल्यूट नेशन है, मीन्स जो सारे मोनार्कियल सिस्टम है वो सब सैटर्ड मतलब टूटे हुए बिखरे पड़े हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में बाकी सब कंट्रीज लोग यहाँ पे लाइन देके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, और लास्ट पॉइंट में जो गॉड एंजल्स वो सब इस सिनारी को देख रहे हैं और डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो ये था हम लोगों का फ्रेडरिक सॉरी का व्यू। एक वर्ड में और एक बार रिकैप कर देते हैं। फ्रेडरिक सॉरी, पहला पॉइंट याद रहेगा 1848। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 4 सीरीज ऑफ पिक्चर्स। 4 सीरीज ऑफ पिक्चर को हम लोग 5 पॉइंट में याद रखेंगे। पहला पॉइंट होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 2 हाथों में क्या था। थर्ड पॉइंट में रहेगा कौन सा कंट्री उनको फॉलो कर रहा था, इन मीन्स कौन सा कंट्री उसको रेस्पेक्ट दे रहा था, होमेज पे कर रहा था। फोर्थ पॉइंट में हम लोग याद रखेंगे कंट्रीज का नाम, जिसमें अमेरिका लीडिंग था, जर्मनी था, पोलैंड था, इंग्लैंड था। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग बाकी सारे गॉड्स एंजल्स जो लोग इसको देख रहे थे। तो ऐसे फ्रेडरिक सॉरी को हम लोग 5 पॉइंट में याद रखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।